Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, इकोनॉमिक्स में अपन ने फर्स्ट चैप्टर को क्या किया था, स्टडी किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अपन ने क्या किया था, स्टडी किया था। उसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बेसिकली कोई पॉइंट्स में क्या प्रॉब्लम आई थी, तो आज मैं आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट जो था वो था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अपन किसकी स्टडी करते हैं? वेल्थ या असेट्स या मनी जो है उसका अगर अपन कोई स्टडी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ वेल्थ एंड असेट्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। उसे अपन क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, वेल्थ और असेट्स का इसमें क्या होगा? स्टडी होगा। सेकेंड जो अपना पॉइंट था वो था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई थी। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक इज दैट एक्शन इन विच ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। उसमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं? whose direction or so maximizing satisfaction, maximizing wealth and towards maximizing social welfare। ठीक है, मतलब जिनका डायरेक्शन किसकी तरफ हो? सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम वेल्थ एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की तरफ हो। जिनका डायरेक्शन क्या होगी? मैक्सिमाइजिंग social welfare, maximizing satisfaction and maximizing the wealth। तो उसे अपन क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, कहेंगे। थर्ड जो अपना टॉपिक था वो था सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? एक बेसिकली अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो कोई भी ह्यूमन पर्सन होता है, ठीक है, उसके पास में जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड है। ठीक है, इनकम क्या है? लिमिटेड। और उसकी जो नीड्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट है कि लिमिटेड रिसोर्स को क्या करना, अनलिमिटेड नीड्स में क्या करना, एडजस्ट करना ही क्या होता है? इसका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इन इकोनॉमिक्स टू एम्प्लॉय लिमिटेड रिसोर्स फॉर अनलिमिटेड नीड्स। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड नीड्स में क्या करना? अप्लाई करना इन सच ए वे दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैन बी अचीव्ड। इस वे में उसको क्या करना? एडजस्ट करना या अप्लाई करना, जिससे अपने को क्या होगी? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है ना, अपने जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स मतलब तो अपने पास जितनी इनकम है उसको अपनी नीड्स में इस वे में क्या करना? एडजस्ट करना, जिससे अपने को मैक्सिमम क्या होगी? सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक था वो एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बेसिकली बता रखा है इसमें। एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट है साइंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके जो इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है एडम स्मिथ। सेकंड है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, उनकी जो इकोनॉमिस्ट है इनका नाम है एसी पिगू। थर्ड जो है वो है द साइंस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, इनकी जो इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है रॉबिन्स। एंड जो फोर्थ है द साइंस ऑफ डायनामिक प्रोसेस, इनकी जो इकोनॉमिस्ट है इनका नाम है पॉल ए सैमुएल्सन। ठीक है, ये क्या है? इनके एरिया दे रखे हैं। ठीक है, इनके नाम आपको याद करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है उसकी जो इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को उसके साथ उसको भी क्या करना होता है? इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो जो सेंट्रल जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो कौन सी होती है? देखो, अपन कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले अपने को कौन सी कोई प्रॉब्लम को फेस करना होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको किसका प्रोडक्शन करना है, मतलब क्या प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक है, किस प्रोडक्ट को आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, वो आपकी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? एट प्रेजेंट मोर डिमांडेबल प्रोडक्ट। एट प्रेजेंट जिस प्रोडक्ट की क्या है डिमांड हाई है, उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? प्रोड्यूस करना है।
सेकंड पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। फिर सेकंड प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी होगी, हाउ टू प्रोड्यूस, कि आपको किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। हाउ टू सॉरी कैसे प्रोडक्शन करना है, तो वो कैसे प्रोडक्शन करोगे, न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज के थ्रू आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। क्योंकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो आप मोर प्रोडक्शन कर सकते हो इन ए मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप ओल्ड टेक्निक का यूज करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करोगे, विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज के थ्रू आपको प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपको प्रोडक्शन किसके लिए करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करोगे, जिस पर्सन के पास क्या हो, परचेजिंग पावर हो, जो उस प्रोडक्ट को क्या कर सकता हो, परचेज कर सकता हो, खरीद सकता हो, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो ये क्या थे इसके प्री सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आपको मैंने बताई है, ठीक है। उसके बाद में जो अपना अगला जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था कि नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था अपना पीपीसी का, पीपीसी या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ठीक है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, पीपीएफ या पीपीसी, ठीक है, कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन ने इसके अगर अपन इसको समझते हैं तो इसको अपन ने क्या किया है कि एक डायग्राम के थ्रू अपन ने इसको स्टडी किया था, लेकिन फिर भी इसको एक बार मैं आपको बता देता हूं। It refers to the various associations of two objects which are prepared with a certain amount of means resource, ठीक है। ये क्या करता है कि इसमें पीपीएफ कर्व जो होता है वो इसमें क्या होते हैं कि रिसोर्स तो क्या लिमिटेड है, और इसको अपन क्या करते हैं टू प्रोडक्ट्स पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को शो करते हैं। इसके थ्रू अपन क्या करेंगे भी, अपने पास में रिसोर्स तो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, और उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, टू प्रोडक्ट्स पे इनकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को ये क्या करता है भी, शो करता है, ठीक है। तो वो अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके कुछ रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मैंने आपको बताई थी। वो रिकॉग्नाइजेशन क्या है, पीपीसी कर्व की जो रिकॉग्नाइजेशन है उसमें फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन क्या है, हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, कि क्या होना चाहिए भी आपके पास में, ये जो रिकॉग्नाइजेशन है इनके बेसिस पे अपने को क्या करना होगा, पीपीएफ कर्व को रेडी करना होगा, ठीक है। तो हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, आपके पास में जो रिसोर्स है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। सेकंड रिकॉग्नाइजेशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, कि आपके पास में जितने भी रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में 20 रिसोर्स है या 10 रिसोर्स है, तो आपको उनको 10 के 10 जो रिसोर्स है उनका फुली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। फुली यूटिलाइजेशन मतलब उनको 100% कैपेसिटी पे यूज करना है, ठीक है, वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उनकी जितनी कैपेसिटी है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका सेकंड रिकॉग्नाइजेशन होती है, ठीक है। और थर्ड क्या है, लिमिटेड नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड जो आपका रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या है भी, कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो, ठीक है। ये थ्री रिकॉग्नाइजेशन मैंने आपको बताई है। फर्स्ट तो क्या है भी आपका हैविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, आपके पास रिसोर्स का होना चाहिए फिक्स है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब रिसोर्स का क्या करना है, प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। और थर्ड जो आपकी रिकॉग्नाइजेशन है उसका क्या नाम है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी आप करेंट यूज में ले रहे हो उसी टेक्नोलॉजी को आपको फॉलो करना है। अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो उसको आपको यूज नहीं करना है। अगर आप उसको यूज करोगे तो पीपीएफ का जो है उसमें क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा, ठीक है, और वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका पीपीएफ कर्व जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टेबल आपको मैंने बताई थी, उस टेबल के थ्रू अपन ने क्या किया था, इसको स्टडी किया था। देखो वो टेबल क्या थी, वो टेबल आपको मैंने बनाई थी।
प्रोडक्ट्स एंड पॉसिबिलिटीज आ गई, क्लॉथ्स पर बेटर आ गए, हीट पर केजी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसमें आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो थी वो थी ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, ये आपकी क्या थी प्रोडक्शन। क्लॉथ्स है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हीट है 15 14 12 9 एंड 5 0। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपन क्या करेंगे, पीपीसी जो अपना कर रहे हैं, पीपीएफ कर रहे हैं, उसको अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। देखो क्या इसमें एक्स अक्ष जो अपना है, ठीक है, इसके ऊपर अपन क्या करते हैं अभी, जो अपने क्लॉथ है उनको लेंगे। ठीक है, इसमें सिमिलर डिफरेंस करेंगे, जैसे 1 2 इक्वल डिफरेंस 3 4 5। ठीक है, और जो आपका y एक्स है उस पे अपन लेंगे, इस पे आ जाएगा अपने क्लॉथ। ठीक है, और इस पे आ जाएंगे वेट। इसमें भी सिमिलर डिफरेंस लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब देखो आप क्या है, अब इस टेबल के थ्रू अपन क्या करेंगे, पीपीएफ कर्व को रेडी करेंगे। ठीक है, क्या है, देखो क्या इसमें रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि रिसोर्स फर्स्ट क्या है, रिसोर्स क्या होना चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और टेक्नोलॉजी में कोई चेंजमेंट नहीं होना। तो इसमें क्या है, अपन फॉर एग्जांपल अपन ये लेते हैं कि अपने पास में क्या है 10 रिसोर्सेज है। उन 10 रिसोर्सेज को अपन क्या करते हैं, अगर उनका अगर प्रॉपर 10 रिसोर्सेज का अगर अपन क्लॉथ में यूज करें तो मैक्सिमम 5 यूनिट बनेगी, और वीट में करें तो मैक्सिमम 15 यूनिट को अपन क्या करेंगे, रेडी करेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जितने भी ओवरऑल रिसोर्स है वो किसमें लगे हुए हैं, वीट में यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, उनका जो प्रॉपर यूज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, वीट में। अब सडनली क्लॉथ्स की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अपन अदर से रिसोर्स तो अरेंज नहीं कर सकते, तो उन्हीं रिसोर्स को अपने को क्या करना होगा, जो वीट में लगे हुए हैं उन रिसोर्स का यूज किसमें करना होगा, क्लॉथ्स के प्रोडक्शन में करना होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उन रिसोर्स को क्या करेंगे, इससे तो क्या करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, और किसमें लगाएंगे, क्लॉथ्स में उनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्लॉथ्स का प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा और वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, डाउन होगा। तो देखो स्टार्टिंग में क्या पोजीशन थी, क्लॉथ्स की तो कितने हैं, 0 यूनिट बन रही है, और वीट की कितनी बन रही है, 15 तो 16, और 14 की मिडिल का जो पॉइंट है वो अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, ये अपने क्या की, ये पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, फिर सेकंड में क्या होगा, अब क्लॉथ्स का प्रोडक्शन तो इंप्रूव होगा, क्योंकि उनका अपन क्या कर रहे हैं, क्लॉथ्स में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, अभी क्लॉथ्स का प्रोडक्शन तो क्या होगा, इंप्रूव, और वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, डाउन, क्योंकि इससे रिसोर्स अपन हटा रहे हैं और उनका यूज किसमें कर रहे हैं, क्लॉथ्स में कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉथ्स का इंप्रूव हुआ तो क्लॉथ की बनी 1 यूनिट, और वीट की क्या बनी 14 यूनिट, तो 14 के 10 सामने और 1 के 10 सामने अपन क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये अपनी आगे भी पॉसिबिलिटी। फिर थर्ड जो तीसरी पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है, वीट का तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है 12, और क्लॉथ का कितना हो रहा है 2, तो 2 के 10 सामने और 12 के 10 सामने। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर क्या आएगा भाई, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है डी पॉसिबिलिटी, उसमें क्लॉथ्स की 3 यूनिट रेडी हो रही है और वीट की कितनी हो रही है 9 यूनिट, तो 9 के 10 सामने 10 यूनिट के 10 में लेंगे और 3 के 10 सामने अपन टिक कर लेंगे। फिर ई जो पॉसिबिलिटी है इसमें 5 यूनिट वीट्स की रेडी हो रही है और क्लॉथ की हो रही है 4 यूनिट, तो 4 और इसमें आएगी 6 और 4 के भी मिडिल में और 4 के 10 और लास्ट में क्या होगी, लास्ट में प्रॉपर
लास्ट में क्या होगा अभी, प्रॉपर रिसोर्स का यूज किसमें हो जाएगा, क्लॉज में हो जाएगा, और फीड क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इससे पीपी जो अपना पीपीएफ कर्व है उसको अपन क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। ठीक है, ये अपनी होगी ये पॉसिबिलिटी, ये बी, यहाँ पे सी डी ई और एफ, ये अपनी क्या होगी, पॉसिबिलिटीज रेडी। तो इस तरह से आपका पीपीएफ कर्व जो है वो क्या होगा, रेडी होगा। अब ये जो इसमें जो ये इसकी जो शेप है, ठीक है, पीपीएफ की, ये किसकी वजह से है, ये इंप्रूव्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, देखो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक प्रोडक्शन को, मतलब ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए हीट को जो अपन डाउन कर रहे हैं, हीट में जो अपन जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। मतलब एक प्रोडक्शन को इंप्रूव के लिए सेकंड प्रोडक्शन में जो अभी डिक्रीमेंट हो रहा है उस डिक्रीमेंट को अपन क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे अपन ने क्लोथ का प्रोडक्शन इंप्रूव किया तो उससे वीट का प्रोडक्शन क्या हो गया, डाउन। 15 से कितना हो गया, 14 to 1 हो गया, 14 से 12 तो फिर कितना हो गया 2, और 12 to 9 में कितना हो गया 3। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो इस इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कारण से क्या हो रहा है, इसकी ये शेप बनी हुई है। ठीक है, अगर ये हर एक लेवल पे इक्वल होता तो उसकी क्या होता, सीधा इसमें में होता। ठीक है, पीपीएफ जो कर्व होता है वो राइट साइड में मूवमेंट कब करता है, भी राइट साइड में मूवमेंट कब करेगा, जब क्या हो भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर यूज हो रहा हो या फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का यूज हो रहा हो। ठीक है ना, एक्स्ट्रा रिसोर्स का यूज हो रहा हो या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो ये क्या करेगा, राइट साइड में मूवमेंट करेगा। और लेफ्ट साइड में मूवमेंट कब करेगा, जब क्या होगी, रिसोर्स का प्रॉपर यूज नहीं हो, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा पीपीएफ पर। ठीक है, राइट साइड में कब करेगा, जब एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज में आ रहे हो या टेक्नोलॉजी यूज में आ रही हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में राइट साइड में मूवमेंट करेगा। बट लेफ्ट साइड में मूवमेंट कब होगा, जब रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेगा। तो ये आपका पीपीएफ कर्व यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक था वो आपको ये आपके यहाँ पे पीपीएफ करो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंप्लीट कर दिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली थी आपकी द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड जो थी वो आपकी थी द मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड जो थी वो थी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजप्शन से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड एंड ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो भी इसके थ्रू डिसाइड होती है, प्रोडक्ट की प्राइस भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है भी। ठीक है, और इसमें इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है सोशल वेलफेयर। ठीक है ना, सोसाइटी को बेनिफिट देना। ठीक है, सेकंड आपको बताया था द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सर्विस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं भी, वो लेते हैं इंडिविजुअल, जो अपने इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं उनके थ्रू या प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके थ्रू ये डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या था कि इसमें जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो किसके थ्रू डिसाइड होती है, वो होती है डिमांड और सप्लाई कर्व के थ्रू। डिमांड और सप्लाई कर्व के थ्रू क्या होता है, इनकी प्रोडक्ट प्राइस को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग कट करेंगे वहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, डिसाइड होगी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है अभी, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग क्या होता है अभी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट क्या होता है इनका मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थर्ड आपको बताया था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है अभी, जिसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड सर्विस से रिलेटेड जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। अपने इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, एंड सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किसके थ्रू डिसाइड होती है, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिसाइड होगी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल के कॉम्बिनेशन से।
मतलब दोनों के बेसिस पे क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और इनका जो मेन मोटिव होता है, ठीक है, इनका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है भाई, प्रॉफिट अर्निंग प्लस सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट अर्निंग, दोनों इनका क्या होता है, मोटिव होता है, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए और प्रॉफिट अर्निंग भी होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये दोनों का इसमें क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन दोनों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपन ने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। ये 3 इकोनॉमिक्स तो थी। अब नेक्स्ट टॉपिक था वो था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का आपको बताया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक इज इकोनॉमिक्स विच टेल्स विच प्रोसीजर टू अडॉप्ट। ये इकोनॉमी क्या करती है, ये बताती है कि कौन से प्रोसीजर को आपको अडॉप्ट करना है, मतलब इन अदर वर्ड व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बताता है कि कौन से प्रोसीजर को आपको यूज करना है और क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना चाहिए, इस चीज को ये बताता है। एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टडी द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ये कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब इनके बीच में, कारण और परिणाम इन दोनों के बीच में क्या करता है, के बीच के रिलेशंस को क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक है। फिर आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, दिस इकोनॉमिक्स टेल्स व्हिच मेथड इज यूजफुल एंड राइट, ये क्या करता है, ये बताता है कि कौन सा मेथड जो वो आपके लिए राइट है, और एंड विच मेथड इज यूजलेस एंड रॉन्ग, कौन सा मेथड आपके लिए यूजलेस और रॉन्ग गलत है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, दिस इकोनॉमी इज रिलेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ वेलफेयर, ये आइडियोलॉजी ऑफ वेलफेयर मतलब कल्याण की विचारधारा से ये क्या करता है भी, एक तरह से रिलेशन रखता है, ठीक है। तो ये क्या होता है भी, आपका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। लास्ट जो इसका जो टॉपिक था वो था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, देखो आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है अभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बता रहा है कि फर्स्ट इनको डिफरेंसेस के बेसिस पे अपन स्टडी करेंगे, आपको मैंने नोट्स में दिए हैं। देखो इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है या कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल कंपनी है, ठीक है, तो उनको अगर अपने को स्टडी करना है तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक ऑन ए लार्ज स्केल, ये क्या करते हैं, इकोनॉमी को लार्ज लेवल पे अपन क्या करें, इकोनॉमी का स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, मैक्रो में। जैसे पॉपुलेशन को, जैसे टोटल पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करना है, अनएम्प्लॉयमेंट की कैलकुलेशन है, तो ये किस में आएगा, मैक्रो में आएगा, ठीक है। सेकंड है इसका जो डिफरेंस है, दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमी डील विद द स्टडी ऑफ कंजप्शन, इंडिविजुअल प्राइस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंजप्शन का, इंडिविजुअल प्राइस का एंड इंडिविजुअल सर्विस को क्या करती है, स्टडी करती है, ठीक है। बट ये जो अपनी माइक्रो होती है वो क्या करती है, टोटल कंजप्शन, टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल नेशनल इनकम को क्या करती है, स्टडी करती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या माना गया, मैक्रो। इसमें तो क्या होगा, इंडिविजुअल को स्टडी किया जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल कंजप्शन हो या इंडिविजुअल सर्विस हो, बट उसमें टोटल कंजप्शन को यूज किया जाएगा, मैक्रो में टोटल का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है अभी अपना, नेक्स्ट बोल रहा है डिफरेंट मार्केट आर स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो में अपन क्या करेंगे, डिफरेंट मार्केट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कि इंडिविजुअल मार्केट को स्टडी होता है तो डिफरेंट मार्केट की स्टडी होगी, बट इन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स ओ द होल इकोनॉमी इज स्टडीड, ऑल इकोनॉमी को अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। टोटल इकोनॉमी को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ठीक है। इसमें तो इंडिविजुअल का होगा बट इसमें टोटल इकोनॉमी का क्या होगा, स्टडी होगा। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पॉइंट था वो है द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज क्वाइट सिंपल। इसकी जो स्टडी होती है वो क्या होती है, बहुत इजी होती है, सिंपल होती है माइक्रो को, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल यूनिट को अपने को क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, तो उस कंडीशन में इसको स्टडी करना क्या होता है, इजी होता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स
वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसमें अपने को ओवरऑल डाटा को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद प्राइस, कंसर्न विद द प्राइस एनालिसिस। ये किस पे डिपेंड करती है, प्राइस एनालिसिस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है ना, कंसर्न विद द प्राइस एनालिसिस। ठीक है, ये जो इसकी जो एक उदाहरण जो बोलते हैं उसके ऊपर क्या करती है, प्राइस एनालिसिस पे करती है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम एनालिसिस को क्या करती है, कंसर्न करती है। ठीक है, और इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है द मेन टूल्स ऑफ एनालिसिस इज द प्राइस सिस्टम। ठीक है, इसका जो मेन टूल होता है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन टूल होता है वो क्या होता है, प्राइस एनालिसिस है। बट मैक्रो का जो मेन टूल है वो क्या होता है, इनकम एनालिसिस होता है, नेशनल इनकम एनालिसिस। उसको अपन क्या करते हैं अभी, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका मेन टूल होता है। तो ये आपको क्या है, कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इनके बेसिस पे आप माइक्रो और मैक्रो को इजीली क्या कर सकते हो, अंडरस्टूड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे तो चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, इसकी सभी टॉपिक्स को मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इजीली उनको आप क्या करना, स्टडी कर लेना। ठीक है, हाँ, ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है, आपको कंप्लीट टॉपिक मैंने स्टडी करवा दिया।